1869 की 2 अक्टूबर की सुबह गुजरात के समुद्री किनारे बसे छोटे से नगर पोरबंदर में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शहर में साधारण सी हलचल थी। मछुआरे जाल फेंक रहे थे, व्यापारी अपनी दुकानें खोल रहे थे और मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। ठीक इसी दिन करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर एक नन्हा शिशु जन्म लेता है, मोहनदास करमचंद गांधी। किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा बालक एक दिन दुनिया को अहिंसा और सत्य का ऐसा मार्ग दिखाएगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक महिला थी। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करती और मोहनदास को भी धार्मिक कथाएं सुनाती। इन कहानियों में हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार जैसे पात्र थे, जिन्होंने सत्य और सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। यही कहानियां मोहनदास के हृदय में गहराई तक उतरती चली गई। मोहनदास बचपन में बहुत संकोची थे। स्कूल में कोने में बैठते, ज्यादा बोलते नहीं, पर उनकी ईमानदारी गजब की थी। एक बार परीक्षा में अध्यापक ने उन्हें नकल करने का इशारा किया। उनकी कॉपी में एक शब्द की स्पेलिंग गलत थी। अध्यापक ने धीरे से कहा, देखो, ये सही वाला लिख लो, वरना मार्क्स कट जाएंगे। मोहनदास ने सिर हिलाया, नहीं मास्टर जी, जो मुझे आता है वही लिखूंगा। बाद में उन्हें कम अंक मिले, लेकिन दिल में एक अजीब सा संतोष था। उनकी मां पुतलीबाई बेहद धार्मिक और संयमी थी। वे व्रत रखकर बीमारों के लिए प्रार्थना करती, गरीबों को खाना खिलाती। उन्होंने मोहनदास को हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार जैसी कहानियां सुनाई, जिनमें सत्य, त्याग और सेवा की मिसालें थी। मोहनदास के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। सादगी और न्यायप्रियता उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। अक्सर घर में छोटे छोटे विवाद भी वे शांतिपूर्वक सुलझा लेते थे। मोहनदास ने उनसे सीखा, नेतृत्व का मतलब है सेवा, न कि हुकूमत। 1883 में मोहनदास मात्र 13 साल के थे जब उनका विवाह कस्तूरबा मकंजी से हो गया। ये बाल विवाह का समय था। दोनों कम उम्र के थे, इसलिए एक दूसरे को समझने में समय लगा। कस्तूरबा शांत, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला थी और आगे चलकर गांधी जी के संघर्ष की मजबूत साथी बनी। कुछ साल बाद 1888 में मोहनदास ने कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का निश्चय किया। यह फैसला आसान नहीं था। समाज में विदेश यात्रा को धर्मभ्रष्ट माना जाता था। मां पुतलीबाई ने उन्हें शपथ दिलाई, तू मांस, शराब और कोई भी गलत चीज नहीं करेगा। लंदन पहुंचने पर मोहनदास को नई दुनिया मिली। अंग्रेजी संस्कृति, आधुनिक शिक्षा और अलग सोच। उन्होंने शाकाहारी समाज में जुड़कर अपना व्रत निभाया। पुस्तकालयों में घंटों बैठकर उन्होंने टॉल्स्टॉय, बाइबल, भगवद गीता और बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन किया। यही उन्होंने जाना, सत्य और अहिंसा केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का एक सशक्त हथियार हो सकते हैं। 1893 का साल। समंदर की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज दुर्बन दक्षिण अफ्रीका के तट की ओर बढ़ रहा था। डेक पर खड़े मोहनदास करमचंद गांधी के मन में एक नई दुनिया की उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट थी। उन्होंने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी कर ली थी और अब एक गुजराती व्यापारी के केस को संभालने के लिए इस अनजाने महाद्वीप पर कदम रख रहे थे। लेकिन गांधी को नहीं पता था कि यहीं पर उन्हें वह चिंगारी मिलेगी जो उनके जीवन का मिशन तय करेगी। रात का समय, ठंडी हवा चल रही थी। गांधी ने अपने ग्राहक के कहने पर फर्स्ट क्लास टिकट लिया था, लेकिन ट्रेन के एक गोरे यात्री को यह मंजूर नहीं था। कंडक्टर आया और बोला, इंडियन लोग फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते। गांधी ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। कंडक्टर ने कड़क आवाज में कहा, या तो थर्ड क्लास में जाओ या उतर जाओ। गांधी ने इनकार किया और अगले ही पल उनका सामान बाहर फेंका गया और उन्हें जोर से धक्का देकर ठंडे प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया गया।
ये पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन था। उस ठंडी रात गांधी एक बेंच पर बैठे कांप रहे थे, सिर्फ ठंड से नहीं, बल्कि उस अपमान से जो उनकी आत्मा को जला रहा था। उन्होंने सोचा, अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे, टिकट लेकर यात्रा करने वाले इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, तो बाकी भारतीयों के साथ क्या होता होगा? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की हालत बेहद खराब थी। उन्हें सड़क पर चलते समय टोपी उतारनी पड़ती थी। उन्हें बस और ट्राम में सबसे पीछे बैठना पड़ता। कई जगह उन्हें बिना कारण जेल में डाल दिया जाता। गांधी ने तय किया कि वे सिर्फ वकील बनकर पैसे नहीं कमाएंगे, वे न्याय के लिए लड़ेंगे। 1894 में गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया, उन्हें कानून के अधिकारों के बारे में बताया और अंग्रेजी में अखबारों में लेख लिखकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय को दुनिया के सामने रखा। गांधी के घर पर अक्सर गरीब मजदूर, व्यापारी और छात्र आते, अपनी समस्याएं लेकर। गांधी सबकी सुनते, नोट्स बनाते और फिर रणनीति तैयार करते। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने एक कानून पास किया। सभी भारतीयों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिंगरप्रिंट देने होंगे, वरना वे देश से बाहर कर दिए जाएंगे। ये कानून भारतीयों की गरिमा पर सीधा हमला था। गांधी ने जोहान्सबर्ग में एक बड़ी सभा बुलाई। वहां उन्होंने एक नया रास्ता सुझाया, हिंसा का नहीं, सत्य और अहिंसा का रास्ता। उन्होंने कहा, हम झूठे कानून को मानेंगे ही नहीं, चाहे इसके लिए हमें जेल क्यों न जाना पड़े। यहीं से शुरू हुआ सत्याग्रह, सत्य के लिए दृढ़ रहना। हजारों भारतीयों ने गांधी की अपील पर अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड जलाए। पुलिस ने उन्हें पीटा, गिरफ्तार किया, जेल में डाला। गांधी खुद कई बार जेल गए, लेकिन हर बार मुस्कुराते हुए बाहर आए और फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। आखिरकार वर्षों की दृढ़ता के बाद सरकार को कानून में ढील देनी पड़ी। ये गांधी की पहली बड़ी जीत थी और ये जीत बिना तलवार या गोली चलाए मिली थी। 1914 में गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए बहुत कुछ हासिल कर चुके थे, लेकिन भारत से लगातार संदेश आ रहे थे, देश को आपकी जरूरत है। गांधी ने तय किया कि अब वक्त है अपने वतन लौटने का। 1915 में वे भारत की धरती पर उतरे, लेकिन अब वे सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे। वे बन चुके थे महात्मा गांधी, एक ऐसे योद्धा जो सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बना चुके थे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे, लेकिन अब तक वो एक साधारण वकील नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा के योद्धा के रूप में जाने जाने लगे थे। उनके अनुभव और संघर्ष की तपिश से उनकी आत्मा और अधिक परिपक्व हो चुकी थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि देश गुलामी की बेड़ियों में कराह रहा है। किसान, मजदूर और व्यापारी सभी पर ब्रिटिश राज का जुल्म चरम पर था। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील के खेतों में किसान गुलामी का सबसे कड़वा स्वाद चख रहे थे। अंग्रेज जमींदार किसानों को जबरन नील की खेती करने को मजबूर करते, जबकि इससे उनकी जमीन बर्बाद हो जाती और खाने के लिए अनाज उगाना भी मुश्किल हो जाता। गांधी जी ने चंपारण का दौरा किया। गांव-गांव में उन्होंने किसानों से बातें की। एक बूढ़ा किसान फटी धोती में कांपते हाथों से गांधी जी के पैर छूते हुए बोला, बापू, हम तो जैसे गुलाम के भी गुलाम हैं। हमारी जमीन हमारी नहीं, हमारी मेहनत हमारी नहीं। गांधी जी ने उस किसान के माथे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है। जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया, हिंसा नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा से विरोध। धीरे धीरे हजारों किसान उनके साथ खड़े हो गए। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मजबूरी खत्म हुई। ये भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था, जिसने उन्हें देश के जननेता के रूप में स्थापित कर दिया। चंपारण से लौटकर गांधी जी ने एक और बात तय की, अगर हमें आजाद होना है तो हमें आत्मनिर्भर होना होगा। उन्होंने चरखा थामा,
खादी पहननी शुरू की और लोगों को समझाया, अगर हम खुद का कपड़ा बुनेंगे तो अंग्रेजी मिलों का गुलाम नहीं रहेंगे। धीरे धीरे खादी आजादी का प्रतीक बन गई। चरखा सिर्फ कपड़ा बुनने का साधन नहीं रहा, वो आत्मसम्मान और स्वराज का पहिया बन गया। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मालिक मानने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने मजदूरों को उपवास और शांतिपूर्ण हड़ताल का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हम भूख सह लेंगे पर अपने अधिकारों की लड़ाई बिना हिंसा के लड़ेंगे। मजदूरों ने हफ्तों तक भूखे पेट हड़ताल जारी रखी। आखिरकार मालिकों को झुकना पड़ा। उसी साल गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कर माफ करने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने किसानों को कर न देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, जब धरती ने अन्न नहीं दिया तो तुमसे कर क्यों लिया जाए। किसान संगठित हो गए और आखिरकार सरकार को कर माफी देनी पड़ी। इन 3 आंदोलनों ने यह साबित कर दिया कि सत्याग्रह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक प्रभावी हथियार है। गांधी जी अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेता बन गए। लोग उन्हें बापू कहने लगे। उनके नेतृत्व में देश एक नई ऊर्जा से भर गया। गांव के किसान से लेकर शहर के व्यापारी तक हर कोई आजादी की बात करने लगा। 1920 का दशक भारत की आजादी के आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था। देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नाराजगी उफान पर थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जख्म अभी ताजा था। आम भारतीय का दिल क्रोध, दर्द और उम्मीद, इन तीनों भावनाओं से भरा हुआ था। गांधी जी ने महसूस किया कि ये वक्त केवल गुस्से में अंग्रेजों को जवाब देने का नहीं, बल्कि एक संगठित अहिंसक आंदोलन खड़ा करने का है। उनके शब्द थे, हिंसा से हम ब्रिटिशों से नहीं, खुद से हारेंगे। हमें ऐसा रास्ता चुनना है जिससे दुश्मन भी हमारा सम्मान करने को मजबूर हो जाए। 1920 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से असहयोग आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने देशवासियों से कहा कि वे अंग्रेजों के बनाए स्कूल, कॉलेज, अदालतें और सरकारी नौकरियां छोड़ दें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें और चरखे से खुद का कपड़ा बुनें। गांव-गांव में ये संदेश बिजली की तरह फैल गया। किसान अपने खेतों में कपास उगाकर खुद चरखा चलाने लगे। महिलाएं घर की दहलीज पर बैठकर सूत कातने लगी और युवाओं ने विदेशी कपड़ों की होलियां जला दी। गांधी जी अक्सर गांवों में जाकर कहते, भाइयों बनो, हमारी ताकत अंग्रेजी हथियार नहीं, हमारा खुद पर भरोसा है। जब हम अपने कपड़े खुद बनाएंगे, अपनी शिक्षा खुद देंगे, तो कौन हमें गुलाम बना पाएगा। चंपारण से देशव्यापी लहराला कि गांधी जी के आंदोलन की पहली गूंज पहले ही चंपारण में सुनाई दे चुकी थी, लेकिन अब ये लहर पूरे भारत में फैल चुकी थी। बिहार से लेकर बंगाल, पंजाब से लेकर मद्रास तक हर जगह लोग सत्याग्रह के मंत्र से प्रेरित होकर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने लगे। एक बार बनारस में सभा के बाद एक बुजुर्ग किसान उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गांधी जी का हाथ पकड़कर कहा, बापू, मैंने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया जब मैंने अपने खेत में उगे कपास से अपनी बेटी के लिए साड़ी बुनी। गांधी जी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने महसूस किया कि ये आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का आंदोलन है। लेकिन आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड 1922 हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में पुलिस थाने को आग लगा दी और कई पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी के लिए यह गहरा सदमा था। उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और कहा, जब तक हम हिंसा पर काबू नहीं पा सकते, हम आजादी के लायक नहीं हैं। इस फैसले से कई नेता नाराज हुए, लेकिन गांधी जी जानते थे कि आजादी का रास्ता लंबा है और उसमें अधीरता नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन चाहिए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ 240 मील लंबी दांडी यात्रा शुरू की। उनका उद्देश्य था अंग्रेजों के नमक कानून का शांतिपूर्ण विरोध।
उस समय ब्रिटिश सरकार ने साधारण नमक बनाने और बेचने पर भी कर लगाया था, जिससे गरीब जनता परेशान थी। 24 दिन पैदल चलकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी के समुद्र तट पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये एक प्रतीक था कि भारतीय अपने अधिकार खुद ले सकते हैं। दांडी यात्रा ने पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। लाखों लोग नमक सत्याग्रह में शामिल हुए और ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जन आंदोलन का बड़ा मोड़ साबित हुई। 1942 का वह वर्ष भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ज्वालामुखी की तरह था, जो वर्षों से धीरे धीरे सुलग रहा था और अब फटने को तैयार था। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, लेकिन भारत के लोग अब और इंतजार करने के मूड में नहीं थे। गांधी जी को यह एहसास हो गया था कि अब या तो आजादी अभी मिलेगी या फिर कभी नहीं। अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जो अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, मंच पर गांधी जी खड़े थे। सफेद धोती, खादी का शॉल, हाथ में लाठी, लेकिन आंखों में एक ऐसी ज्वाला जिसे दबाया नहीं जा सकता था। भीड़ में सन्नाटा था और तभी उनकी आवाज गूंजी, हमने आजादी के लिए लंबा रास्ता तय किया है। अब केवल एक मंत्र है, करो या मरो। हम भारत को अंग्रेजों से खाली कराएंगे या इसी कोशिश में प्राण न्योछावर कर देंगे। ये शब्द सुनते ही भीड़ में बिजली सी दौड़ गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिलों में गुस्सा और हौसला। यही वह चिंगारी थी जिसने पूरे देश को जला दिया। गांधी जी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता, पंडित नेहरू, पटेल, आचार्य कृपलानी को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन आंदोलन को रोका नहीं जा सका। देश भर में रेल की पटरियां उखाड़ी गई, टेलीफोन लाइनें काटी गई, सरकारी इमारतों पर तिरंगे फहराए गए। कैद के दौरान गांधी जी के जीवन में एक गहरी चोट लगी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी आगा खां पैलेस में उनके साथ थी, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया। 22 फरवरी 1944 को बा ने बापू की गोद में अंतिम सांस ली। गांधी जी ने कुछ देर तक उनका चेहरा देखा, फिर धीरे से कहा, बा, तुमने मेरा साथ हर कठिन समय में दिया। अब मैं अकेला हूं। इसके कुछ ही महीनों बाद उनके सचिव और प्रिय शिष्य महादेव देसाई का भी निधन हो गया। ये दोनों घटनाएं गांधी जी के दिल पर गहरी चोट छोड़ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि गांधी जी जेल में थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। विद्यार्थी, किसान, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इसमें कूद पड़े। अंग्रेजों ने बर्बर दमन किया, गोलियां चलाई, हजारों लोग मारे गए, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 1944 में स्वास्थ्य बिगड़ने पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि ये केवल राजनीतिक चाल थी। उन्होंने तुरंत बातचीत के लिए ब्रिटिश वायसराय से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन आजादी की स्पष्ट तारीख न मिलने पर वो फिर से जनता के बीच लौट आए। साल 1945, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन थक चुका था, उसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी और भारत पर उसकी पकड़ ढीली होने लगी थी। लेकिन गांधी जी जानते थे, सिर्फ ब्रिटिश थकान से आजादी नहीं मिलने वाली, इसके लिए अंतिम संघर्ष अभी बाकी था। लाल किले से उठती उम्मीदों समय कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल में थे। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का नाम हर गांव में गूंज रहा था। जब आजाद हिंद फौज के अधिकारियों का दिल्ली लाल किला मुकदमा शुरू हुआ, तो गांधी जी को महसूस हुआ कि पूरे देश में आजादी की लहर एक बार फिर तेज हो गई है। गांधी जी ने कहा, यह लहर अगर एकता में बदली तो ब्रिटिश राज का अंत कोई रोक नहीं सकता। लोग जेल से रिहा हो रहे थे, जिनमें नेहरू, पटेल जैसे नेता भी थे। कांग्रेस का नेतृत्व फिर से सक्रिय हो गया था, लेकिन गांधी जी का मन सिर्फ राजनीतिक जीत में नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता में अटका हुआ था। उन्हें डर था, अगर ये एकता टूटी
तो आजादी का स्वाद कड़वा हो जाएगा। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अब पाकिस्तान की मांग पर अड़िग हो गए थे। गांधी जी उनसे कई बार मिले, लेकिन हर बार जिन्ना ने कहा, हम एक अलग राष्ट्र हैं और हमें अलग वतन चाहिए। गांधी जी ने भावुक होकर कहा, जिन्ना साहब, हम सबका खून एक है। ये जमीन हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। लेकिन राजनीति के स्वर उस समय जिद और अविश्वास से भर गए थे। फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि वो जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। लेकिन बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने ये तारीख बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दी। गांधी जी इस खबर से खुश भी थे और चिंतित भी। खुश इसलिए कि आजादी का सपना सच होने वाला था, और चिंतित इसलिए कि अब बंटवारा तय हो गया था। गांधी जी ने आखिरी प्रयास के रूप में नोआखाली, कलकत्ता और बिहार में सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए पदयात्राएं की। नोआखाली में उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से कहा, अगर तुम मेरे कहने पर तलवार रख दो तो समझो हमने असली आजादी पाई। लेकिन हालात बिगड़ते ही गए। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। गांधी जी का दिल टूट रहा था। जब उनसे किसी ने पूछा, बापू, आप 15 अगस्त को दिल्ली में नहीं होंगे? उन्होंने कहा, मैं वहां नहीं जा सकता जहां लोग जश्न मना रहे हों और मेरे ही देशवासी एक दूसरे का खून बहा रहे हों। 15 अगस्त 1947 दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। नेहरू ने नियति से तिथि वाला भाषण दिया। लेकिन गांधी जी उस दिन कलकत्ता में थे, उपवास पर, ताकि वहां की हिंसा रुक सके। वो जीत का दिन था, लेकिन उनके लिए वो शांति की अपूर्ण कोशिश का दिन था। गांधी जी ने अपनी डायरी में लिखा, आज हम आजाद हुए, लेकिन ये आजादी खून में रंगी हुई है। मैंने अपने भगवान से प्रार्थना की है कि भारत फिर कभी अपने ही बच्चों का कत्ल न देखे। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जाते हुए नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। उनका शरीर चला गया, लेकिन सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश अमर हो गया।